हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बात करें डाई एथिल ईथर की, तो इसका सूत्र होता है C2H5O C2H5। अब हम इसके चित्र को देखते हैं। तो देखिए, और फ्रेंड्स, जब आपसे 5 मार्क्स में डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछते हैं, तो फिर उसमें आप चित्र भी बनाएंगे, उसकी विधि भी लिखेंगे, उसकी प्रयोगशाला विधि भी लिखेंगे और उसका रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग भी लिखेंगे। और फ्रेंड्स, कई बार रासायनिक सूत्र आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके चित्र को देखते हैं। तो देखिए, ये रहा इसका चित्र। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैंड लेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्टैंड है किससे जुड़ा है, एक आसमान फ्लास्क से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये हमारे एक गोलपेंदी का फ्लास्क है। ये गोलपेंदी का फ्लास्क है, इसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 2:1 के अनुपात में है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बर्नर लेंगे। अब इस बर्नर को हम जलाएंगे। अब देखिए, इस आश्रित गोलपेंदी के फ्लास्क के नीचे हम क्या कर देंगे, एक बालू ऊष्मक को रख देंगे। बालू ऊष्मक का काम क्या रहता है कि जो हमारे ये बर्नर को हम जलाएंगे, तो जब हमने बर्नर को जलाया तो ये जो ज़्यादा जो फ्लेम जाएगी, यानी कि ज़्यादा जो आँच जाएगी, वो किस पे जाएगी, वो जाएगी बालू ऊष्मक पर। यानी कि गोलपेंदी का फ्लास्क में जो हमारा कंपाउंड है C2H5 और H2SO4, यानी कि एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि 2:1 के अनुपात में है, ये हमारा धीरे धीरे गर्म हुआ, यानी कि हमारा धीमी गति से गर्म होगा। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें क्या होंगी, निकल जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थर्मामीटर की सहायता से नापेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको थर्मामीटर की सहायता से नाप लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमारा एक डाई एथिल ईथर कंपाउंड बना है। अब ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड इस संघनित्र में जाएगा। किस में जाएगा, इस संघनित्र में जाएगा। और देखिए, इस संघनित्र में ऊपर से क्या करा जाएगा, ऊपर से यहाँ पे जल डाला जाएगा। अब जो ये हमारा कंपाउंड बना है, ये 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या होगा, ये ईथर बर्फ के जल में रख के ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये हमारा बर्फ, और ये क्या है, ये ग्राही पात्र। तो देखिए, ये किस में इकट्ठा हो गया, जब हमने इसको 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो गया। अब देखिए, इस प्रकार हमें प्राप्त डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ है हमें। लेकिन ये जो हमें ईथर प्राप्त हुआ है, ये हमें अशुद्ध ईथर प्राप्त हुआ है। इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर जो हमारा ईथर प्राप्त हुआ था, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, अल्कोहल और जल की क्या होती है, अशुद्धि होती है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जल और अल्कोहल की अशुद्धि होती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH विलयन और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के विलयन का प्रयोग करेंगे इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए। तो जब हम इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए NaOH यानी कास्टिक सोडा और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, तो हमें यहाँ पर शुद्ध ईथर प्राप्त होगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो मैंने आपको इस चित्र में बताया, यानी कि आपने इस चित्र में जो बनाया, वो आप लिखेंगे डायरेक्टली विधि में। तो देखिए, यहाँ पर हम विधि लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, सर्वप्रथम एक गोलपेंदी के आसमान फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में इकट्ठा होने लगता है और इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए NaOH का विलयन, CaCl2 के विलयन का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको चित्र बनाना अच्छे से पता होना चाहिए और इस चित्र में जो भी बात हुई है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर तो आप इसकी विधि खुद ही लिख दोगे कि जैसे यहाँ पर सर्वप्रथम हमने एक गोलपेंदी के आसमान फ्लास्क में एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लिया है। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने बालू ऊष्मक की सहायता से इसको गर्म करते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ होती है और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर NaOH यानी कास्टिक सोडा और कैल्शियम क्लोराइड के विलयन से इसकी अशुद्धियाँ दूर करी है और इस प्रकार हमें द्रव ईथर यानी कि शुद्ध ईथर प्राप्त हुआ है।
अब चलिए देखते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि को। अब देखिए ये इसकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपने चित्र में देखा होगा, चित्र में हमने क्या क्या कंपाउंड लिए थे। हमने लिया था एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। उसमें हमने 2:1 के अनुपात में लिया था, यानी कि एथिल अल्कोहल था 2 के अनुपात में और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल था 1 के अनुपात में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। कितने ताप पर? 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4। ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और देखिए और क्या कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C2H5, यहाँ पे हमने एक H ले लिया और SO4 यानी कि हमारा H2 ये बचा है और एक O यहाँ पे बचा है, यानी कि हमारा जल बचा है। तो देखिए जब हमने एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, हमारा बनकर तैयार हुआ है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि C2H5HSO4 और हमारा जल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनकर तैयार हुआ है, इसकी क्रिया हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे और उसको हम 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, C2H5HSO4 को हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे C2H5OH। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5O, ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है डाई एथिल ईथर। क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है डाई एथिल ईथर। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से देखिए हमने प्रयोगशाला विधि में क्या लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा था कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि C2H5HSO4 और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनकर तैयार हुआ है, इसकी हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया डायथिल ईथर और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रयोगशाला विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, रासायनिक गुण। तो देखिए इसमें पहला रासायनिक गुण है हमारा जल अपघटन। कौन सा है, जल अपघटन, यानी कि उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया डाई एथिल ईथर का जल अपघटन यानी कि C2H5O C2H5, इसका हम लोग क्या करा देंगे, यहाँ पर हम जल अपघटन करा देंगे यानी कि H2O के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल यानी कि देखिए C2H5 और O। देखिए C2H5 हमारा यहाँ पर दो जगह C2H5 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं C2H5, ये हमने 2 बार लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक होता, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, यानी कि यहाँ एक OH यहाँ पर आ जाएगा, एक OH यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप इसको 2C2H5OH भी लिख सकते हैं या C2H5OH प्लस C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है एथिल अल्कोहल। और देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप इन रिएक्शंस को लिख कर याद करेंगे, क्योंकि लिख कर हमें लंबे समय तक याद रहता है। और एक बात और, जैसे रिएक्शंस है तो आप इनके नीचे नाम जरूर मेंशन करेंगे,
तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, अगला हमारा गर्म HI से क्रिया, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम HI से क्रिया करा देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से HI से क्रिया कराएंगे। अब देखिए, जब हम HI से क्रिया कराएंगे किसकी, डायएथिल ईथर की, C2H5O C2H5 की क्रिया किससे करा देंगे, क्रिया कराएंगे हम HI से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एथिल आयोडाइड, यानी कि C2H5I। अब देखिए ये C2H5 2 है और I हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब हमारी समीकरण संतुलित नहीं है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए हमारा क्या बचा है, हमारा यहाँ पर बचा है H2O। अब देखते हैं हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर हमने डायएथिल ईथर की क्रिया HI से क्रिया कराई है, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ एथिल आयोडाइड और हमारा जल बनकर तैयार हो गया, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड। आगे देखिए, अगला रासायनिक गुण है हमारा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसीटेट क्या होता है। एसीटेट, एसीटेट में क्या होता है, एसीटेट होता है CH3COO, यानी कि इसमें जो O होते हैं वो डबल होते हैं। और एसिटिल की बात करें तो एसिटिल क्या होता है, एसीटिल, एसिटिल होता है हमारा CH3CO। फिर से देखते हैं, एसीटेट क्या होता है, CH3COO, और एसीटेट होता है CH3COO, और एसिटिल होता है CH3CO। तो देखिए इसमें हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, इसमें निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाईएथिल ईथर की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। और एसिटिल क्लोराइड क्या है, एसिटिल, यानी कि CH3COCl, ये हो गया एसिटिल। अब लिखा है किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर उपस्थिति है जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा एथिल एसीटेट, यानी कि CH3 ऐसा कैसे, ये CH3 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने CO और यहाँ पर एक और उसके बाद C2H5, CH3COO C2H5, और क्या बचा है यहाँ पर बचा एक C2H5 और एक बचा है Cl, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो गया, एथिल एसीटेट। और एसीटेट क्या होता है, CH3COO एसीटेट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली हमारी दहन। तो देखिए, अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। फिर से देखते हैं दहन में क्या होता है, अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम C2H5O C2H5 का दहन कराएंगे। यानी दहन क्या होता है, दहन ऑक्सीजन से होता है, O2 से कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यह भी समीकरण संतुलित नहीं है, तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर 6 से गुणा करनी होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, C2H5O C2H5 + 6O2। अब देखते हैं अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कितने, कार्बन है 4, तो हमें यहाँ पर 4 से गुणा करनी होगी। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है और यहाँ पर है 13, यानी कि 13 ऑक्सीजन है, 8 यहाँ पर है। तो अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 5 बचे हैं। और बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो 10 थे, तो 5 H2O। अब देखिए अगला रासायनिक गुण हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो डाईएथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखिए डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर आ जाएगा, एथिल क्लोराइड बनकर आ जाएगा। तो देखिए 2C2H5Cl, क्योंकि हम देखिए C2H5Cl + C2H5Cl लिखते हैं, इससे अच्छा हमने यहाँ पर लिख दिया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब देखते हैं क्या बचा है, यहाँ पर 2C2H5 हमने यहाँ से ले लिया, क्लोरीन हमने 2 क्लोरीन यहाँ से ले लिए, तो क्या बचा है, यहाँ बचा है PO
Cl3 यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बचा है। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि आपसे रासायनिक गुण बोले कि 5 से 6 रासायनिक गुण ही लिखिए, आप इसमें से 2 से 3 रासायनिक गुण भी लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि में, और वैसे डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके उपयोग की। तो देखिए उपयोग, पहला उपयोग क्या है, इसका उपयोग गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग है गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में, दूसरा उपयोग है ईंधन के रूप में, और तीसरा उपयोग है विलायक के रूप में, और चौथा उपयोग है प्रशीतक के रूप में। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 उपयोग है। पहला है गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में, दूसरा है ईंधन के रूप में, तीसरा है विलायक के रूप में, और चौथा है प्रशीतक के रूप में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए ये हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स से पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।